अगर साथियों आप सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लीजिए मैं बिना औपचारिकता के फटाफट टॉपिक पर आता हूँ। आपका जो टॉपिक है सबसे पहला वाला सीईटी वाला एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम और एचसीएफ में आपको क्या पढ़ के जाना है, केवल 2 या 3 चीजें। जैसे नंबर 1 पहला जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको 2 संख्याएं दे रखी है ए बी और इनके एलसीएम और एचसीएफ के अंदर संबंध की बात अगर करें तो हमारी रिलेशन बनेगा ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ध्यान देना इन चारों में से कोई भी एक दे रखी होगी, एक आपको ज्ञात करनी होगी, 3 दे रखी होगी। अब इनमें से अगर आपको ए निकालना है, ठीक है, तो ये बी इसके बटे में चला जाएगा। अगर बी निकालना है तो ए बटे में चला जाएगा। एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ बटे में चला जाएगा और एचसीएफ निकालना तो एलसीएम बटे में चला जाएगा। एक तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है एलसीएम और एचसीएफ के लिए। दूसरी बात जो आती है वो ये है कि एलसीएम ऑफ ए अपॉन बी और सी अपॉन डी यानी कि फ्रैक्शन में हो, या फिर अगर आपके एचसीएफ ऑफ ए अपॉन बी सी अपॉन डी यानी अगर ये भिन्न की संख्याएं हो और उनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे। आपको फटाफट कुछ नहीं करना, इसमें जो एलसीएम है अगर तो एलसीएम तो हो जाएगा ए और सी का और नीचे एचसीएफ हो जाएगा आपके बी और डी का। बस इससे आप ऊपर एलसीएम निकाल लें, नीचे एचसीएफ निकाल लें, ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर एचसीएफ की बात करें तो ये सेम ऐसे ही एचसीएफ पूछ रहा तो एचसीएफ तो हो जाएगा ए और सी का अपॉन एलसीएम हो जाएगा आपके बी और डी का। कोई भी संख्याएं दे दी जाए, जैसे मान लो अगर एलसीएम ऑफ कह रहा है 3/4 और 2/5, तो इसमें ऊपर वाले का तो एलसीएम लिखना है तो ये हो गया 6, नीचे वाले का एचसीएफ लिखना है तो 4 और 5 का एचसीएफ क्या होता मस मतलब जो कॉमन आती है वो संख्या मस होती है। आप पूरा भाग देख के करने मत बैठना, मस का मतलब जो कॉमन आती है वो संख्या, तो 4 और 5 में कॉमन 1 है तो ये आपकी 6 हो जाएगा। आपके एलसीएम और एचसीएफ में इन 2 चीजों से बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा। अब मैं बात करता हूं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य से संबंधित जो टॉपिक है आपका लाभ हानि का। इसमें आपको जो जरूरी चीज देखनी है वो आपकी क्या है, जो क्वेश्चन बनते हैं जहां से मैं वही टॉपिक ले रहा हूं। देखिए अगर आपके उसमें कोई टॉपिक दे रखा है, जैसे मान लो 5% हानि, ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा, और दूसरा लिखा आएगा अगर 5% लाभ। जब कभी ऐसे लिखा है तो 5% हानि से डायरेक्ट आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख देना है। क्रय मूल्य आप लिखोगे 100, हमेशा ही क्रय मूल्य 100 मानना है, और विक्रय मूल्य आपके क्योंकि 5% हानि है तो ये हो जाएगा 95 रुपए। सेम ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो इसमें सीपी बन जाएगा आपके 100, हमेशा 100 ही मानना क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य है ना, और ये एसपी जो बनेगा वो क्या बन जाएगा 105। हमेशा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब प्रतिशत में लाभ या हानि अगर दे रखी है तो उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट दोनों मूल्य फटाफट लिख देना। अब इसमें क्या होगा, अक्सर वो क्या करेगा कि अगर मान लो क्रय मूल्य जो है मान लो 400 रुपए है, ठीक है, इस केस में तो अब आपके यहाँ पर कह रहा कि विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं, आपके देखो ये सीपी एसपी, तो सीपी आपके जब 100 था तब आपके एसपी था 95। अब क्रय मूल्य आपके अगर 400 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, आपको सीधा सीधा इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और इन दोनों को गुणा, यानी कि यहाँ जो भी x मान लो तो ये 100x बराबर 95 इंटू 400, तो ये x यानी कि आपका क्या जो भी है एसपी 100 बटे में चला जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है, बस ये कैंसिल और जो भी आंसर आएगा।
यहां अगर वो विक्रय मूल्य दे तो उस केस में यहां वो संख्या आ जाएगी या x बन जाएगा, अब की बार इनको गुणा करना है, पिछले बटे में चले जाएंगे। ठीक है, ये तरीका ध्यान रखना। एक इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। फॉर्मूले तो देखो आपको पता होंगे। अब इसमें जो आता है वो खास बात क्या है कि अगर किसी वस्तु को 5% हानि की बजाय वो 5% लाभ से बेचे और ऐसा करने से उसको अगर 5 रुपए अधिक मिलते हो तो अंकित मूल्य कितना होगा। अब अंकित मूल्य की बात करें तो जब कभी अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, तो ध्यान रखना हमेशा उसमें छूट का संबंध है, ध्यान रखना, छूट या कमीशन। तो उस केस में यहां जैसे इनमें क्रय विक्रय मूल्य 2 मूल्य बने थे, वैसे 5% कमीशन या छूट जितने भी परसेंट हो, तो यहां पर आपको अंकित मूल्य मानना 100 रुपए और विक्रय मूल्य इससे आ जाएगा कितना, 95 रुपए। यानी छूट या कमीशन की बात जब भी करे तो उस समय आपको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य लिखना है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन वो थोड़ा घुमाता है, वो कहता है कि किसी वस्तु को 5% हानि की बजाय 5% लाभ से बेच दे तो उसको 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अब आप बताओ कि अंकित मूल्य क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। कुछ नहीं करना, 5% हानि इसने बोल ही दिया, हमने ये दोनों लिख दिए। 5% लाभ इसने बोल दिया, ये हमने लिख दिया। अब यहां पर इसने कहा कि 5 रुपए अधिक, यानी कि एक तरह से हमारे पास दो चीज क्या बनेगी, हमारे पास बनेगी मार्केट प्राइस या लागत, इसको लागत भी कह सकते हो। ठीक है, और दूसरा आपके इसमें अंतर निकाल लो, इन दोनों का अंतर, दोनों केस में अंतर कितना है, तो ये अंतर आ रहा है आपके, लिख दो यहाँ पे अंतर। ठीक है, तो जब आपने 100 लिया था सीपी तब अंतर कितना था, कितना 10 का है ना, तो 10 का अंतर, ये 10 लिख दो। अब ये कह रहा कि 5 रुपए अधिक मिलते हो, यानी कि अंतर 5 रुपए आ रहा है, तो लागत मूल्य क्या होगा, वो लागत मूल्य पूछता है। वो न तो क्रय मूल्य पूछता है न अंकित मूल्य, वो कहता है कि लागत मूल्य क्या होगा, तो ये सीपी या एमपी लागत मूल्य ही है, ध्यान देना बस। अब ये इसके अंदर 100 बटे में चले जाएंगे, आप देख लो। ठीक है ना, 100 का अंतर 10 है ना, तो ये 10, जैसे मैंने यहाँ किसको 100 को मैंने बटे में भेजा, वैसे यहाँ 10 बटे में चले जाएंगे, तो ये आपके 100 इंटू 5 बटा 10 यानी कि 50 रुपए क्या था, लागत मूल्य। ऐसे आपको करना पड़ेगा, कोई भारी काम नहीं है, ध्यान रखना। एक बात बता दूं कि जब कभी वो कहता है कि 20% 2 वस्तुएं खरीदता है, 2 कुर्सियां खरीद ली, एक कुर्सी पर 20% लाभ और दूसरी कुर्सी पर उसने 20% मतलब हानि से उसने अगर बेचा है, जब कभी ये ऐसे आता है तो हमेशा ध्यान रखना इसमें 1% हानि ही होगी, फिक्स है। जब कभी ऐसा है सेम यहाँ कोई भी संख्या दे दे तो हमें ध्यान रखना वो 1% हानि ही होगी इसमें। ये आपके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित इस तरीके की चीज ध्यान रखनी है। आप इस टाइप के ही सवाल वहां आते हैं, आपको अंदर घुसने के लिए ये ऐसे हानि और लाभ से एसपी और सीपी निकालना आना चाहिए, फिर आपस में गठजोड़ करना है। अनुपात समानुपात की बात जब भी आती है, देखिए इसमें आपको बिल्कुल शॉर्ट चीजें ही लेनी है। कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं कि ए अनुपात बी अगर आपके दिए रखा है, मान लो 1/2 रेशो 2/3, ठीक है, और ये कहता है कि इसको ए और बी में आपको इस अनुपात में 450 रुपए बांटने हैं, तो उस केस में पहली जो चीजें आती है बटे बटी वाली, तो उस केस में पहले इसको सिंपल रेशो बदल लें। कैसे बदलोगे, 2 और 3 का इसकी लघुत्तम ले लो आप, पहले 2 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6, तो इसको 6 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, ये बन रहा है 3 अनुपात क्या बनेगा 4। ठीक है, अब आपको ए का अनुपात निकालना, तो ये बनेगा 3 बटा
कुल कितना हो रहा 7 इन दोनों का योग, और ये 450। और ऐसे अगर b की बात करें तो ये बनेगा 4/7 इंटू 450। ऐसे आप कैलकुलेशन है, यहाँ मैंने संख्या है मन से ली तो कटेगी नहीं, कट नहीं रही, लेकिन आपके वहाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल ऐसी संख्या आएगी जो कट जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो। लेकिन दूसरी बार जब कंडीशन आती है कि अगर आपके a/b दे रखा है 3/4 और दूसरा आपके दे रखा है b/c बराबर 3/8, ठीक है। तो ये पूछता है 2a अनुपात, इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो 2a अनुपात 3b अनुपात 7c क्या होगा, एक तो ये पूछता है इसकी वैल्यू, और दूसरी बात पूछता है वो 2a अनुपात 3b अनुपात 7c अपॉन 3a, इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब आप इसको भी एक काम करो, प्लस में कर दो, ये प्लस माइनस कुछ पूछता है, ये अनुपात नहीं रहेगा। अब ये दो केस जब बनते हैं, क्वेश्चन इन्हीं के इर्द गिर्द चलता है, तो इसके लिए पहला काम ये करना पड़ेगा कि ये ए और बी का दे रखा है, तो इसको आप ऐसे सेट करें। देखो ए अनुपात बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेशियो और प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो आप इस बी के नीचे लिखे सी। अब ए अनुपात बी कितना है 3/4, तो ये 3/4, और बी कितना है बी अनुपात, तो ये बी है आपके पास 3/8, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना कि ये बीच में या बी भी समान है, तो आपको यहाँ पर भी 4 और 3 को समान करना पड़ेगा। कैसे करोगे, आप इसको तो मल्टीप्लाई कर दो किससे 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से, तो आपके ये a अनुपात b अनुपात c क्या बन जाएगा, 3 से करो तो ये 9, और ये बीच में दोनों 12-12 हो जाएंगे, तो अपन एक बार लिख देंगे, और ये 8 चौक 32। देख लो ये a b c अनुपात आ गए। ये अगर आप अनुपात समानुपात के सवाल करना बैठते हो तो इसमें सबसे जोरदार चीज ही यही है, आपको a से बदलना आना चाहिए। आगे बदलना ही है, आगे बढ़ूं। अब मैं इसने पूछा था 2a अनुपात 3b अनुपात 7c, तो मेरे को क्या करना इसमें, यहाँ सीधा सीधा जैसे ये लिखा ना, जब अनुपात में हो तो आप a इक्वल टू लिख दो आप 9x, b इक्वल टू लिख दो आप 12x, c इक्वल टू लिख दो आप 32x। अब आप ये a b c आप इनमें रख दें, तो ये पहला वाला क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपके, ये 2a, तो ये हो जाएगा 2, देखो 2a मतलब ये क्या बन जाएगा 9x अनुपात 3 इंटू बी यानी कि 12x, और 7c अनुपात यानी कि 7 इंटू 32x, x सब कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो भी संख्याएं कट रही हो काट करके और आप सरल अनुपात बना लो, इतना तो कर लोगे, अनुपात तो बना ही सकते हो काट उठा करके, ये भी काट के बताऊं, ऐसे आपको इसको करना पड़ेगा। अब सेम अगर आपको इसमें लिखना होता तो 2a, ठीक है, तो यहाँ a 9x है, तो 2a क्या हो जाएगा 18x, b आपके 12x है और ये 3 है, तो 12 36x प्लस, और इसमें 7c, तो ये 7 का उससे मल्टीप्लाई कर लो, c कितना आ रहा, बहुत बड़ी संख्या आ रही है, और अपॉन में आप देख लो कितना 3, और a आपके कितना है 9x, तो देख लो आपके x तो कट जाएगा, बस ऊपर वाली संख्या का खाली जोड़ भाग गुणा पाती तो करना है, तो ये जोड़ भाग गुणा पात में जो भी ऊपर संख्या आएगी वो नीचे आएगी, ये आंसर इसका। तो अनुपात के अंदर आपको बस ये चीजें ध्यान में रखनी होगी, अनुपात में नया कोई और कुछ चीजें है ही नहीं, ठीक है, ये बस बदलना आपको इसमें आ जाना चाहिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज की बात कर रहा हूं मैं। अब ब्याज वाले जो सवाल आते हैं, ब्याज के सवालों का पैटर्न बिल्कुल डायरेक्ट होता है, और किस तरह का पैटर्न होता है जो डायरेक्ट बता रहा हूं मैं। देखिए मैंने दो बात लिखी है, एसआई और एसए, यानी कि पहला फॉर्मूला तो बनता है आपके सरल ब्याज का, तो आप इसको I इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर
अपॉन 100 याद रखें। लेकिन मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको सीधा सीधा P इंटू टी इंटू आर इक्वल टू आई इंटू 100 कर लेता हूं। हमें इस फॉर्मूले को इसी रूप में याद रखना चाहिए, मतलब सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 जो याद रखते हैं ना अपन, हमेशा इस 100 को पहले इधर रखें। मतलब मूलधन समय दर बराबर आई इंटू आई, मतलब क्या है, सरल ब्याज। अब आपके इसके अंदर मान लो अगर P निकालना है, ठीक है, तो ये टी आर इसके बटे में चले जाएंगे। ये अगर आपके T निकालना है तो ये P और R इसके बटे में चले जाएंगे। ये क्या T निकाला, तो ये पी आर। और अगर इसमें R निकालना है, ठीक है, तो उस केस में आपके PT अपूर्ण चले जाएगा। ये 3 फॉर्मूले इसके अंदर बनते हैं, इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक तो आपको ध्यान रखना ये वाला, दूसरा आपको ध्यान रखना है, मैंने लिखा SA, मतलब अमाउंट, जिसको आप कहते हो क्या, मिश्र धन, ठीक है ना, अमाउंट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अमाउंट बराबर मूलधन प्लस ब्याज। सवाल बनता है इस पर आधारित, ध्यान देना, मैंने इसके सवालों के लिए पूरी प्लेलिस्ट बता रखी है, एक आधे घंटे का वीडियो है, आप इसको देख लेना। ये इसके सारे सवाल इसी पैटर्न पे आएंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि कोई धन कितने समय में 4% की दर से दुगुना हो जाएगा, कोई धन कितने % ब्याज दर से या कि जो भी इन दोनों में से पूछता है, या तो समय पूछेगा तो दर दे रखी होगी, या दर पूछेगा तो समय दे रखा होगा। तो उस समय आपको सीधा सीधा जो अमाउंट है उस अमाउंट को आपको P के बराबर लिखना है, डायरेक्ट ये लिखना है। अब ये क्यों, यानी ये आपका मूलधन था जो आपने जमा कराया, और ये मूलधन दुगुना होकर के ऐसा बन रहा है, या कितने समय में 4% की दर से इतना हो जाता है, तो जितना भी हो रहा है इतना हो रहा है। अगर ये दुगुना हो रहा है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये ऐसे फॉर्मूले ध्यान रखना, या तो A बराबर 2P हो जाएगा, क्योंकि वो साफ साफ लिखेगा कि कितने समय में कोई धन मिश्र धन का 2/5 गुना होगा। तो अगला फॉर्मूला बन जाएगा कि ये मिश्र धन और ये आपका मूलधन, और ये क्योंकि ये ज्यादा राशि है तो मिश्र धन का 2/5, तो ये इसको ऐसे कर दो। अब इनका यूज कैसे करोगे, इनका यूज जैसे ये वाला है, ये वाला सेम ही है, आप इसकी बात करो तो A का मतलब क्या होता है, P प्लस आई। आपको क्या करना है, A की जगह रख दो P प्लस आई, ये 2P, ये P इधर पक्षांत करो तो ये आपके इधर तो रह गया P, इधर क्या आ गया आपके I, तो I का मान आप यहां से रख लो, ये वाला, ये, तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। तो ये P से P तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचा आपके, टी आर बराबर 100। अब आपके सवाल में T और R, टाइम और रेट, इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज दे रखी होगी और एक ज्ञात करनी होगी। जैसे आप ये सवाल देखो, सब में बस इसमें यूज कर लेना। अगर इसकी बात करें, मान लो सवाल में इस रूप में दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, इसको आप 2A इक्वल टू पहले 5P कर दो। अब आपको मालूम है कि A का मतलब क्या होता है, P प्लस आई, तो ये हो जाएगा 2P प्लस 2I इक्वल टू 5P। 5P में से 2P चला गया, ठीक है, तो कितना बचा, 3P, और इधर 2I। अब आप यहाँ I का मान फिर से रख दो, PTR बटा 100, 3P, ये PTR, ठीक है ना, ये वाला। तो ये आपके P से P कैंसल, तो फाइनली क्या बचा, 2TR बराबर 300, 100 चला जाएगा उधर, ठीक है, बस। तो ये आपके अब यहाँ बन गया नहीं, ये देखो रिजल्ट, ये आपके T और R में से एक दे रखा होगा, एक निकालना होगा। तो ये आपको ऐसे संबंध बिठाना आना चाहिए, कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और आपकी तो सीईटी में तो सवाल बिल्कुल सीधा इन फॉर्मूलों पर बेस्ड आएगा। ध्यान देना, आपको इन्हीं फॉर्मूलों से PTRI 1, 2, 3 और 4 में से 3 चीजें गिवन होगी, आपको चौथी
मतलब 2 निकाल कितनी 3 दे रखी होगी, आपको 1 निकालनी पड़ेगी चौथी वाली। कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है, इन फॉर्मूलों के बेस पे। तो ये आपके हुआ ब्याज वाला मामला। ब्याज में आप कहीं बाहर जाना ही नहीं, इन चीजों से बाहर। अब मैं बात करता हूं चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर भी आपको बिल्कुल बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। केवल 2 फॉर्मूले बता रहा हूं, और क्वेश्चन आपके इन दोनों में से केवल एक पर आता है, वो भी मैं बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं नंबर 1 CI। CI का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 होल पावर n माइनस p। n आपके समय है, बहुत सारे यहाँ t लिखते हैं, p यहाँ पर प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है ना, वही, ठीक है। और दूसरा जो आता है CA, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है ना। तो मिश्र धन निकालने के लिए आपके ये क्या बनेगा, P और 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। ये P हट जाता है, ठीक है। अब इसमें सवाल किस पर आता है, इस पर सवाल नहीं आता। आपका सवाल बनता है इस पर, ले दे करके वो एक ही कॉन्सेप्ट यूज करता है। वो क्या करता है कि इन्हीं में से R और N में से वो क्या करता है, CA और P दे देगा। सवाल में हमेशा CA इसमें वो गिवन रखता है, मूलधन भी वह गिवन रखता है, ठीक है। और इसमें से R और N की बात करें तो इसमें से वो N गिवन रखता है। N क्या है, टाइम है। अच्छा, N भी आपको बता दूं, N का मान वो या तो 1 वर्ष रखता है या 2 वर्ष रखता है, और अधिक से अधिक 3 वर्ष रखता है। मैं आपको बता दूं कि 1 रखता है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना होगा कि ये बनेगा CA। जैसे मान लो मैं बता दूं कि CA आपके बन रहा है, सपोज मैं इसमें से एक संख्या ले लेता हूं, चलो CA ले लेता हूं मैं 512, ठीक है। और प्रिंसिपल ले लेता हूं मैं 216, ठीक है। वो वहां संख्याएं कैसी देगा जो बता रहा हूं मैं। मैंने ये संख्याएं किस बेस पे लिए, देखना आप। वो ऐसा देने का मतलब ये हुआ कि CA, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, CA अपॉन P इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n, ठीक है। समय इसमें वो अब इसमें मैंने संख्या ली है, इस बेस पे वो समय लेगा 3 वर्ष, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, CA तो लिख लेता हूँ डायरेक्ट 512, P लिख देता हूँ 216, और ये 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3, ठीक है। अब ये 3 क्यों लिखा, मैंने कहा ना आपको संख्याएं 2 या 3 देगा वो, तो ये 3 देने का मतलब ये हुआ कि आपके इसमें ये दोनों ही घन संख्या हैं। तो मैं अगर ये क्यूब हटा दूं, ठीक है, तो इनका घन हो जाएगा। तो 512 का घन क्या है 8, 216 का घन क्या है 6, ठीक है। तो ये 1 प्लस R बटा 100 रहा। अब आप ये लिख दो R बटा 100 बराबर 8 बटा 6 माइनस 1, तो ये 8 में से 6 गया, 2 बटा 6, ठीक है। तो R बराबर 2 बटा 6 इंटू 100। बस ये आपको इसको हल कर लो, रेट आ जाएगी। यानी आपको ध्यान रखना, एक ही पैटर्न आपका पेपर हो जाए, उसमें मिलान करके देखना, अगर चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल ऐसा नहीं मिले तो, ठीक है। यहां अगर वो 2 देता, अगर ये n का मान 2 देगा, तो यहां वाली संख्याएं जो देगा वो कैसी देगा, वो पूर्ण वर्ग देगा, ठीक है ना। कैसे, जैसे 169। अब ध्यान रखना, ये 512 और ये इतना छोटी संख्या ली, वहां पर वो छोटी संख्या नहीं देगा, वो 10,000, 15,000, 50,000 ऐसी संख्याएं देगा। लेकिन वो ध्यान रखना, वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी या तो, या पूर्ण घन संख्याएं होगी। अगर आपको देखना कि इधर n का मान 3 दे रखा, इसका मतलब ये आपके वो
पूर्ण घन देगा। अगर वो n का मान 2 दे रखा है, इसका मतलब वो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी। सीधा सा मतलब आइडिया लगा देना वहां पे, ठीक है। आपके जो सिलेबस में लघुगणक वाला टॉपिक है, लघुगणक में आपको कितना पढ़ना जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहले तो बेसिक ले लेता हूं मैं। जैसे ध्यान रखना, log 0 का मान तो आपको 1, और ध्यान रखना बेस जब इसके अंदर 10 हो और जब log 1 हो और ये 10 हो तो इसका मान 0 होता है। ध्यान रखना ये आधार है, ठीक है। अब इसमें पहली बात तो बता दी मैंने ये। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, जैसे log 10 आधार 10, ठीक है। मैं आधार सबके भी 10 ले रहा हूं, ठीक है। तो 10 का मान 1, log आधार 10 ही माने। अगर log 100 है तो इसका मान 2। अगर log 1000 है, आधार 10 ही रहेगा, ध्यान देना, तो उस केस में 3 होगा। यानी कि जितने जीरो उससे, यानी कि कुल 1 2 3 4, तो उसकी वैल्यू इस तरीके से चलेगी। 10,000 कहोगे तो 4 हो जाएगी, 1,00,000 कहोगे, ठीक है, तो 5 हो जाएगी। इस तरीके से एक बात तो आपको ध्यान में रखनी है, ये वाली। एक ये बात ध्यान रखें आप कि जब कभी तीसरी बात, जब कभी log के बेस पे या कुछ लिखा नहीं होता है तो आपको आधार ई मानना है। और जब आधार और घातांक दोनों समान हो, ये दोनों अगर टर्म समान है तो हमेशा उसका मान 1 होता है। ये ध्यान रखना, ये दोनों जब सेम हो तो उस कंडीशन में 1 होगा। जैसे आपको कहा जाए कि log ऑफ 15 और बेस 15, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। सीधा सीधा डायरेक्ट याद रखो। अब मैं कुछ फॉर्मूलों की तरफ आता हूं। कैसे, जैसे इसमें पहला फॉर्मूला है log ऑफ m इंटू n इक्वल टू हो जाता है log m प्लस log n। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे log 6 लिखा है तो आपको मालूम है कि आप log 6 को क्या लिखते हो, 3 इंटू 2, तो ये log m इंटू n हो गया। तो ये बन जाएगा log 3 प्लस log 2। एक बात और बता दूं कि log में log 2 और log 3 के मान हमेशा याद रखना चाहिए, जबकि आधार कितना है, 10। तो log 2 तो होता है आपके 0.3010 और log 3 होता है 0.4771। ये दो मान आपको हमेशा याद रखने चाहिए। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि जब कभी आपसे इसके मान निकालना आएंगे, अब जैसे यहाँ तो मैंने 6 दे दिया, इसकी जगह अगर आपसे कहा जाए कि log 30 ले लो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यूनिट के 3 हो गए तो क्या करें, सबको प्लस में कर लो, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, सबको प्लस में कर लो। ये इसमें ध्यान रखना। अब दूसरा जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपके log ऑफ m अपॉन n। जब भाग में हो, बटाबटी में, तो इसको लिखा जाता है log m माइनस log n। यानी कि अगर आपके लिखा है सवाल में कि log 32/15, तो आप क्या लिखोगे, log m माइनस log 15। अब यहाँ ये और स्प्लिट हो रहे हैं आपके, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार है, ये 3 इंटू 2 है, ठीक है। तो आप इनको और आगे ले सकते हो, तो ये log 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, 5 बार, ठीक है, 5 बार, और माइनस log 15 है तो 3 इंटू 5, तो इसको log m इंटू n से फिर से लिख दो, और ये log 5 बार है तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 2, ऐसे 5 बार लिख दो, ठीक है। अभी तीसरा फॉर्मूला और आ रहा है, क्योंकि वो मैंने बताया नहीं अभी, इसलिए उस बाकी तो मैं उसको यहाँ यूज कर लेता, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला और इजी हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला आपका आता है, वो आता है log ऑफ
m पावर n। ध्यान देना कोई खास बात नहीं, ये n ऊपर पावर में लगा है तो उस केस में ये n इधर आगे आ जाता है, n log m। अब कैसे बनेगा, जैसे मैंने लिखा है log 9 तो ये बनेगा आपके log 3 इंटू 3, तो ये बन जाएगा log ऑफ 3 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा देखो log m पावर n, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 3 यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अगर इसकी जगह हम यूज करें कोई बड़ी संख्या ले सकते हो, काम तो सीधी वो संख्या आगे आ जाती है। जैसे मैंने अभी लिखा था कि log ऑफ 32, ठीक है, माइनस log ऑफ 15 पिछले एग्जाम्पल में आया था, तो log ऑफ 32 को अपन लिखते हैं 2 पावर 5 और ये हो जाएगा 3 इंटू 5, तो ये देखो log m पावर n यानी कि 5 log 2 और ये log m प्लस log n। अब मैंने यहाँ प्लस बोला लेकिन बाहर माइनस था इसलिए ये अंदर वाला प्लस माइनस हो गया है। ठीक है, तो ये log वाला तीसरा फॉर्मूला। अब एक चौथा फॉर्मूला और आता है और वो आता है आपके log ऑफ a आधार b। इसको लिखने का तरीका है log बटा log, फिर ये a तो लिख दो ऊपर, b लिख दो इसके बराबर या नीचे। अब यहाँ जो आधार था b, इस आधार को मैंने हटा दिया है, तो उस केस में यहाँ पर आपको कोई भी भले ई लिखो 10-10 लिखो, कुछ भी सेम संख्या लिखनी है काम तो, ठीक है ना। या ई जनरली आप कुछ नहीं हो तो ई मानते हैं आधार, ई का मान 2 और 3 के बीच में होता है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। ये थोड़ी बड़ी बात हो गई, अपने को खाली ध्यान रखना ये। तो ये चौथा फॉर्मूला आपके log का ये बन गया है, बस आपको इससे बाहर कहीं नहीं जाना है। वहां वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन जो पूछेगा आपका वो ये पूछेगा कि आपको निकालना है log ऑफ जैसे 30 बटा 27 का, ठीक है। अब आपको इसको सेट करना पड़ेगा, ध्यान देना। सेट कैसे करोगे, सबसे पहले तो बन जाएगा ये log ऑफ 30 माइनस log ऑफ 27, उसके बाद log 30 को क्या लिखोगे आप, log 3 इंटू 10 माइनस log 3 पावर 3, तो ये log m इंटू n हो गया, तो ये बन गया log 3 प्लस log 10 माइनस ये log m पावर n है, तो ये n log m बन जाएगा, यानी कि 3 आगे आ जाएगा log 3। अब मैंने कहा था कि देखो ये 3 log 3 और ये log 3 है, ठीक है। आप इनको हल भी कर सकते हो, नहीं तो आपके पास log 3 और log 3 के मान मैंने बताया दिए वो रख सकते हो, लेकिन log 10 का मान क्या रखोगे, 1। मैंने कहा log 10 का मान 1, log 100 का मान 2, log 1000 का मान 3, 10,000 का मान 4, लाख का मान 5, ऐसे, ठीक है। तो ये log वाला पैटर्न जो मैंने बता दिया, इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं है log में, आपको ध्यान रखना। इन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगला जो टॉपिक है साथियों सीटी में आपके, वो भी एक सिंपल सा टॉपिक है, द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण में आपको कितना करना है, यूं तो टॉपिक बहुत ब्रॉड लेवल का है, आपको जितना चाहिए मैं उतना ही बता रहा हूं। सबसे पहले बात तो आप द्विघात समीकरण को सीधा सीधा मानक रूप में समझ लें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब इसमें ये x की घात 2 या x की घात 1 है या x की घात है ही नहीं, 0 है गणित में है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये है। अब इसमें सबसे पहली बात तो आती है, जो इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने की होती है, वो आपको बता रहा हूं मैं। सबसे पहली बात तो अगर इसके मूल अल्फा और बीटा, अब मूल जीरोस, इंग्लिश में जीरोस कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, मान भी कहते हैं, मैं मूल वर्ड यूज करूं, बहुत सारे शून्यक भी यूज करते हैं, शून्यक, यानी अल्फा और बीटा इसके शून्यक हो, जीरोस हो, ठीक है। तो उस केस में यहां पर 2 चीजें ध्यान रखनी है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। मूलों का योग तो होगा माइनस का b अपॉन ए और ये प्लस का c अपॉन ए।
ठीक है। एक तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां ये कहेगा, वहां आपको इन बातों के, इनके बारे में अगर जानकारी होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बात करूं अगली बात, अल्फा और बीटा इसके शून्य के, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इसमें अगर x की जगह इसको पुट करते हो या इसको पुट करते हो तो इस पूरे का मान क्या आ जाना चाहिए? 0। मतलब आएगा, कब आएगा? जब इसके शून्य को सवाल में लिखा हो कि अल्फा और बीटा इसके शून्य के है, तो फटाक से आपको इसमें वो मान रख देना और कहना कि ये इसके शून्य है, इसलिए मैंने इसमें पुट किया। ठीक है। जैसे कैसे, देखो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के बराबर 0 और इसके शून्य का आपके 1 और 1 है, मान लो। ठीक है, मैंने कह दिया कि 1 और 1 इसके शून्य के है। जैसे ही मैंने कहा कि 1 और 1 है शून्य का, ठीक है, इसका मतलब ये 1, भले ये दोनों मैंने समान लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 रखो, भले ये इसमें x की जगह आप रखो, तो ये रखा मैंने, 1 रखा, 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 2 और ये k, तो इससे आपके k का मान क्या आ गया? माइनस का 1 है, प्लस का 1 आ रहा है ना, प्लस का 1 आ रहा है। मतलब वो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि अगर शून्य को हो तो k का मान क्या होगा। आप फटाक से वो मान इसमें x की जगह पुट कर देना और k की वैल्यू निकाल लेना। एक बात तो आती है, ये देखिए टाइम कम है, मैं मेन डायरेक्ट उन्हीं क्वेश्चंस पर अटैक कर रहा हूं जो वहां आपको पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं करूं इसका हल यानी कि जिसको आप क्या कहते हो? श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघातीय सूत्र। तो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां a नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखना, कंपटीशन के लिए ये चीजें बहुत काम की होती है। जो चीज नीचे होती है, ध्यान रखना, वो नॉट इक्वल टू 0 चला जाता है। अब वो वहां क्या कर सकता है? वो इसमें ये ABC जो है ना, गुणांक आगे पीछे करके ने फिर वो फॉर्मूला डाल देगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ABC की जगह वो इस संख्यात्मक मान दे देगा, तो आपको x के मान निकालने, जो x के मान आएंगे वो दोनों मान क्या होंगे? अल्फा और बीटा दोनों ही शून्य को होंगे। ठीक है, बस ये इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। दो मुख्य बातें मैंने इसमें बता दी। अब इसके कुछ स्पेशल केस आते हैं, वो 3 केस है। पहला केस ये, इसमें ध्यान रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको कहा जाता है डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर कहते हैं डी को। डी मतलब ये कह रहा है कि जब डी का मान अगर लेस देन 0 हो, छोटा हो, तो ये मूल जो होंगे वो क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। और अगर दूसरा डी का मान बराबर हो जाए तो मूल इसके क्या हो जाएंगे? इक्वल, समान। और अगर तीसरी बात आती है डी ग्रेटर देन 0, तो मूल भिन्न तो होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। ये ध्यान रखना आपको। ये 3 केस इसमें काम आते हैं और इन तीनों केस में आपके ये जो सेकंड वाला आपको अच्छी तरह से समझ के जाना है। अब यूनी के सेकंड वाला कह दिया तो बहुत भारी बोझ ले लो, कोई भारी काम नहीं है। ठीक है, कैसे आपको बता दूं कि अगर मैं कहूं कि जैसे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान क्या होगा? तो कुछ भी नहीं करना भाई, आपको d बराबर 0 वाला लगाना फॉर्मूला। d 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, मैंने कहा ना d है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब आपको b का मान, तो b x का गुणांक है, देख लो x का गुणांक b है, चिन्ह सहित लेना, प्लस b आपके माइनस 10, तो ये माइनस 10 का स्क्वायर 4, a आपके x स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो आपको भी यह x स्क्वायर का गुणांक लेना, तो x स्क्वायर गुणांक तो है ही नहीं,
1 है, ठीक है, तो ये 1 लिख दो, कुछ नहीं तो 1 होगा। फिर c की बात करो तो c आपके k है इक्वल टू 0, 10 का स्क्वायर क्या हो गया आपके 100, ये 4k बराबर 0, तो ये -4k -100, तो माइनस माइनस प्लस 4 बटे में चला जाएगा, तो ये k कितना आ जाएगा आपके 25। तो ये मूल स्थान होने के लिए k का मान 25 होना चाहिए। आपको बस इस तरह की चीजें कंप्लीट करके जाना है, द्विघात समीकरण में और कुछ भी नहीं है। एक बात इसमें और आती है, वो क्या आती है, जैसे आपका द्विघात समीकरण में, ये तो मैंने कोई दूसरा क्वेश्चन लिखा, मैं एक तीसरा क्वेश्चन लिख लेता हूं। वो क्या करेगा, वो कहेगा कि आपको x स्क्वायर -3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके लिए ये कह रहा कि इसके मूल अगर अल्फा बीटा हो तो आपको ज्ञात करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। अब ये कैसे निकालोगे, तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान आपको निकालना है। तो सीधा सीधा आपका जो इक्वेशन है, पहले तो इस इक्वेशन से आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो, मूलों का योगफल, तो -b/a होता है, तो ये माइनस फॉर्मूले का -b/a, तो ये 3 हो गया, ठीक है। और मूलों का गुणनफल ले लो, वो होता है c/a, अभी भी मैंने पीछे बता रखा है, तो ये c/a यानी कि 1/1 यानी कि 1 हो गया। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, ये आ गया। इसने पूछा क्या था, 1/अल्फा लघुत्तम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपके आ रहा है कितना 3, ने अल्फा बीटा 1 आ रहा, तो ये 3 आंसर। अब आपको अगर वो पूछ ले, जैसे एक बात तो ये ले ले, अब अगर वो दूसरी बात पूछे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, देखो अल्फा प्लस बीटा और -2 अल्फा बीटा, मैंने ये जोड़ा और ये घटा दिया। अब आपको पता होगा कि ये आपके क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये 2 अल्फा बीटा। कुल मिलाकर के आपका जो द्विघात समीकरण है, उससे आपको जिसका मान अल्फा बीटा में ज्ञात करना है, उसमें आपको अल्फा बीटा का मतलब प्लस वाला और गुणनफल वाला जो फॉर्म है उसमें लाना है। तो देखो मैंने जो ज्ञात करना था उसको मैं इस रूप में ले आया। अब अल्फा प्लस बीटा आपके कितना 3 -2 और इसका मान 1 है, तो ये 9 - 2 यानी कि 7 आंसर। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बस आपके अगर आया तो वो इसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, बाहर इससे कुछ है ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इतना आप कर लो, खूब है। अब इस पर जो सवाल बनता है वो क्या बनेगा, जो आपके सिलेबस में डायरेक्ट वही चीज ले रहा हूं मैं। देखिए इसमें 3 केस बनते हैं। पहला केस ये कह रहा है कि कोई हल नहीं, जैसे कोई हल नहीं, एक कंडीशन तो बनती ही है, ठीक है। फिर बनती है अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक ही हल, ठीक है। और तीसरी कंडीशन जो बनती है इसके अंदर अनंत हल। ये 3 कंडीशन बनती है। अब आपको पहले तो मैं इन दोनों को ग्राफिकल बता देता हूं कि हल कैसे होंगे। देखिए ये कह रहा है कोई हल नहीं, यानी सरल रेखा अगर एक इस प्रकार से है और दूसरी सरल रेखा जो है वो इस प्रकार से है, ठीक है, यानी बिल्कुल एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं मिल रही है, इसका मतलब कोई हल नहीं है। दूसरा अद्वितीय हल, मतलब ये दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। 10वीं क्लास में करते थे सवाल, आप दोनों को हल करके निकालते थे ना एक्स वाई का मान, ऐसे x + y = 4 और x - y = 10, तो आप ऐसे हल करते थे, ठीक है ना। तो इसे x का और मान और y का मान आता, वो क्या है, वो मान दोनों रेखाएं जहाँ काटती है उस बिंदु के निर्देशांक को बताती है, ठीक है। तो यह एक हल होगा। और अनंत हल का मतलब ये हुआ कि एक रेखा इस प्रकार से है तो दूसरी रेखा इसके ऊपर ही हो। मेरे बाहर चली गई है, गाड़ी पटरी से उतर गई है, तो आपको पटरी पर ही मानना है, ठीक है। तो यानी कि रेखाएं संपाती हो, कोइंसाइड्स कहते हैं इसको, कोइंसाइड्स, ठीक है। तो उस केस में
अनेक हल, मतलब ये दोनों रेखाएं कहीं पर भी नहीं मिल रही है, और कब नहीं मिलेगी, जब वो समांतर होगी, ठीक है ना, पैरेलल होगी, समांतर होगी, इसका मतलब कोई हल नहीं। ये रेखाएं एक बिंदु पे मिल रही है, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं काट रही है, इसलिए एक हल होगा, जिसको अपन अद्वितीय हल कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा अनंत हल, यानी रेखाएं अनेक बिंदुओं पर मिल रही है, तो मिलेगी इसके एक के ऊपर एक है। रेलगाड़ी अगर पटरी पर ही है, एक लाइन तो रेल पटरी हो गई, दूसरी लाइन रेलगाड़ी हो गई, वो पटरी पर ही है, तो अनंत बिंदु पर मिल रही है, इसका मतलब उसके अनंत हल है। ठीक है, बस ये तीन कंडीशन। अब इसके लिए मैथमेटिकल क्या है, जब कोई हल नहीं है तब आपके a1 देखो, a1/a2, b1/b2, c1/c2, इसके अंदर भी a1/a2, b1/b2, c1/c2, और इसके अंदर भी a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अब इसमें इक्वल है, नॉट इक्वल है, ये वाली बात आती है ना, उसको देख लो, क्योंकि इससे आपके सवाल में वो k का मान पूछेगा। आपको इन तीनों में से एक चीज वहां रहेगा कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं है। अब जब कोई हल विद्यमान नहीं है, उस केस में यहां पर इक्वल होगा, ठीक है, और यहां आपके नॉट इक्वल होगा। कैसे? जैसे आप देख लो, 2x + 3y बराबर 4 और 2x + 3y बराबर 10। तो देख लो, ये पोर्शन पूरा सेम है, खाली ये अलग है, सी वाला मैंने पक्षांतर कर दिया उधर। तो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, केवल कांस्टेंट में डिफरेंस है, ये समान दूरी पर होती है इस तरीके से, इसलिए। दूसरा अद्वितीय हल, इसका मतलब ये इक्वल नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वल हो या ना हो, फिर भी आप भले ये लगाओ भले दोनों से, क्योंकि आपको गुणक समान करने के लिए गुणा करना पड़ेगा, तो उस केस में ये अलग अलग हो जाएंगे वैसे, ठीक है। फिर अनंत हल की बात करें तो उस केस में ये सभी इक्वल हो। देख लो, फर्क देख लेना तीनों में, तीनों का डिफरेंस। अब आपके वो सवाल इनमें से किसी एक पर पूछेगा, तो उस कंडीशन में वो k कहाँ बिठाता है, यहाँ बिठाता है कि यहाँ ABC में से कहीं बिठाए। आपको इस स्ट्रक्चर का ध्यान रखना। जिसे सवाल आए कि 2x + 3y + k बराबर 0 और x - y + 4 बराबर 0, कोई हल नहीं हो, ठीक है, कोई हल नहीं हो, ये लिख दिया, ठीक है, तो k का मान क्या होगा, तो उस कोई हल नहीं। अब ये k देखो मैंने c की जगह डाल दिया है, तो उस केस में आपको ये वाला पोर्शन लेना पड़ेगा, ध्यान देना। तो कोई भले ये लो भले ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप नहीं ले सकते हो, ये लेना पड़ेगा, इनमें से कोई भी एक। तो उस केस में 3/-1 बराबर k/4, तो ये 4 तारी 12 और -k, तो ये k का मान -12। बस आपको इन्हीं के बेस पे आपको सवाल प्रिपेयर करके जाना है, k का मान पूछेगा वो, बस ये ध्यान रखना है। सीटी हो या रेट हो, इनमें जो वृत्त का टॉपिक है, इस वृत्त के टॉपिक में आपको क्या चीज पढ़ना है और कौन से सवाल पढ़ने हैं और उससे जुड़े फॉर्मूले। देखिए, वृत्त की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर आपको यूज करना है वृत्त की परिधि, ठीक है। परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr, जिसमें आपका ये सर्कल, ध्यान रखना, सेंटर ये r, और आपको पता होगा ये यहां से स्टार्ट करके ये पूरी जो लंबाई है ये आपके कहलाती है परिधि। यहां से स्टार्ट करके और पूरा चक्कर लगाओगे तो ये जो लंबाई बनेगी, यहां से अगर तोड़ लो आप तो ये 2πr परिधि हो जाएगी। और आपको इसमें 22/7 जो है वो पाई का मान रहेगा, ये अपन यूज करेंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात आती है क्षेत्रफल वृत्त का, ठीक है। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो πr²। अब ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना, और फिर इसमें एक अर्धवृत्त आता है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें यह कहता है कि अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है, भले परिधि का हो। तो देखिए, अर्धवृत्त का परिमाप यहां से यहां तक का पोर्शन जो आपके
आधी परिधि, तो ये 2 पाई आर जो है इसका आधा हो जाएगा पाई आर, और ये सेंटर है इसका, ये भी आर ये आर, तो ये पूरा हो जाएगा आपके 2 आर। आपके इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात नेक्स्ट, अब इसमें ध्यान रखना, एक वृत्त की अगर बात करें तो सबसे खास बात ध्यान रखना, सर्कल सी और इसके कोऑर्डिनेट ये आपको याद रखने 7, 44 और 154। आपका सवाल इस कोऑर्डिनेट के इर्द गिर्द चलेगा। मतलब अगर वृत्त की, ये तो है त्रिज्या r, ये परिधि सरकमफेरेंस और ये क्षेत्रफल, अगर त्रिज्या 7 सेमी है तो देखो परिधि जो है ना, परिधि c इक्वल टू 2 पाई r, यानी कि 2 × 22/7, r का मान 7, तो ये 2 दूना 44। तो ये इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा। तो ये देख लीजिए 44 अब क्या गया। अगर इसके में क्षेत्रफल निकालना हो ए, तो ये होता है आपके पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 और आर का मान 7 × 7, ये 7 से 7 कटा, 22 7 154। यानी आपको किसमें क्या ध्यान रखना है, अगर क्षेत्रफल 154 है तो वहां सोल्व करने नहीं बैठना है, डायरेक्ट याद रखना है कि त्रिज्या 7 सेमी उस वृत्त की। अगर वृत्त की परिधि 44 सेमी है और वो पूछे क्षेत्रफल, तो आपको पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी 7 सेमी, और ये फिर उससे पाई आर स्क्वायर में जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि ये 7, 44, 154 आप ध्यान रख ले। जब किसी भी एग्जाम में वृत्त का टॉपिक आता है तो वृत्त का जो सवाल बनता है वो आपके इस 7, 44, 154 के इर्द गिर्द चलता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा इसमें क्या होता है, एक संकेंद्री वृत्त की बात आती है, तो संकेंद्री वृत्त के क्षेत्रफल की बात जब करता है, ये त्रिज्या r और ये बार बड़े वाली त्रिज्या, जो जैसे इसको a ने इसको b ले लूं, तो आपके OA छोटी त्रिज्या r ने OB बड़ी त्रिज्या r है। अब वो अक्सर पूछता है कि आपको ये छायांकित भाग कितना होगा दोनों वृत्तों से, तो इसमें छायांकित भाग में जो शेडेड एरिया है वो बन जाएगा आपके बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ एक खास बात, आपके r और r वो ऐसी संख्याएं देगा, बड़ी संख्या दे देगा, ध्यान रखना वो। तो उस केस में जैसे इसने r का मान तो दे दिया 25 सेमी, ठीक है, और इस r का मान दे दिया, छोटे r का मान वो दे रहा है 17 सेमी, ठीक है। तो उस केस में आप इनके स्क्वायर करने मत बैठना, आपको क्या करना है, पाई कॉमन ले लेना और अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बनेगा फॉर्मूला। तो आप इसको आर प्लस आर और आर माइनस आर बना ले, तो ये पाई तो हो गया 22/7, आर प्लस आर इन दोनों को जोड़ लो, तो ये तो कितना हो रहा, 7 5 12, 2 ने 3 ने 4, और ये आर माइनस आर यानी 25 में से 17 गए तो कितने 8 बचे। आप देखो संख्याएं ऐसी ली अपन ने, 7 6 42 कट गई। अब इनको गुणा करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ वो संख्याएं और भी बड़ी दे सकता है, कोशिश ये करना कि उसको इस तरीके से निपटाओ आप, ताकि आप इजी वे में आंसर तक पहुंच जाओ। वृत्त में आपको केवल इसी के इर्द गिर्द चलना है, इन सूत्रों से बाहर आपके कुछ भी नहीं बनेगा। देखिए घन और घनाभ में जो आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, पहले बात करूं मैं घन की, ठीक है। घन, ये आपका घन, ठीक है, और अब इसमें अगर भुजा L है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आता है घन का विकर्ण, ध्यान रखना ये होता है L√3। दूसरा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 6L²। तीसरा होता है आयतन, तो आयतन आपके L³ हो जाएगा। इन फॉर्मूलों का उपयोग करके आपके पास में L गिवन होगा, ठीक है, और L का उपयोग करके आप इसमें विकर्ण, क्षेत्रफल, आयतन कुछ भी निकाल सकते हो। फर्क ये ध्यान रखना, इन दोनों में एक जैसे L का मान अगर 6 सेमी आता है, जिसका क्वेश्चन बनता है बता रहा हूं मैं, L अगर 6 सेमी है तो देखो आपके क्षेत्रफल का मान भी 6 × 6 × 6 216 आता है। और अगर आयतन की बात करें
तो एल क्यूब है, तो ये 6 इंटू 6 इंटू 6 216। ये प्रश्न बन सकता है आपके कि दोनों का संख्यात्मक मान जो है वो बराबर है, क्षेत्रफल का भी और आयतन का भी, तो उस समय घन की भुजा क्या होगी, ऐसा प्रश्न जरूर पूछता है वो। कुछ भी नहीं दे रखा इसने, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वैसे भी ऑप्शन दे रखा होता है तो आप ऑप्शन से उल्टा चले आंसर तक। तो ये तो हो गया घन के लिए। फिर बात करूं मैं घनाभ की, ठीक है। तो घनाभ में सबसे पहली बात वही, नंबर 1 विकर्ण डायगोनल, ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका जो सवाल बनता है वो क्या बनता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी होगी। ध्यान रखना, ये कहेगा कि एक घनाभाकार यानी कि एक कमरे में जो कमरा घनाभ की तरह ही होता है, ध्यान देना, तो उस कंडीशन में इस कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, वो ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आपको ये लगाना है LBH। ध्यान रखना, अधिकतम लंबाई की छड़ इस कोने से इस कोने तक रखी जा सकती है। आया समझ में। फिर दूसरी बात आती है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है 2 इंटू LB लंबाई चौड़ाई, BH और HL, LB BH HL। ध्यान देना, इस फॉर्मूले का उपयोग भी करना आना चाहिए। LBH जब अनुपात में दे रखे हों, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर 2:3:4 हो, ठीक है, और क्षेत्रफल अगर दे रखा हो इसका 262 सेमी स्क्वायर, तो आपको इसको क्या मानना है, 2x 3x 4x, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आप इसमें रख देना। ऐसा करने से आपके x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर में समीकरण बनेगा, तो उससे आपके x आ जाएगा। x आते ही आप इसे पुट कर देना, तो लंबाई चौड़ाई x यहाँ रखा तो पूरी लंबाई आ गई, x यहाँ रखा चौड़ाई आ गई, x यहाँ रखा ऊंचाई आ गई। वो पूछेगा आपके आयतन, तो आयतन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वो हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये ऐसे, तो ये इसमें वो, इससे भी आप इसमें आ सकते हो। अब इसका जो प्रश्न बनता है, घन और घनाभ को मैंने साथ में क्यों लिया है, ठीक है, इसके पीछे भी रीजन है, तो मैं आपको बाद में बताता हूं। क्योंकि इसमें आयतन का बहुत बड़ा रोल है, इस आयतन पर भी सवाल बनता है। इसके अलावा क्षेत्रफल पर जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि एक क्यूब C1 दूसरा क्यूब C2, इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो दे रखा है वो आपके मान लो 216 अनुपात 512 है, ठीक है। या तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, C1 तो लिखना है 6L स्क्वायर अपॉन L1 और 6L2 स्क्वायर, तो 216/512, ठीक है। इससे आपके L, चलो मैं इसमें बड़ी संख्या नहीं लेकर के थोड़ी छोटी ले लेता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। जैसे 4 और 9 है, ठीक है, तो ये 4/9 हो गया, तो इससे आपके L1/L2 करोगे तो √4/9 यानी कि 2/3। अब वो कहेगा कि इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो आयतनों का अनुपात क्या होता है, L1 क्यूब अनुपात L2 क्यूब, तो ये 2 क्यूब अनुपात 3 क्यूब, ठीक है, तो ये 8:27 आंसर आ जाएगा। घन घनाभ गोला बेलन की बात करें तो इसमें आपके अनुपातिक रूप से ही सवाल पूछते हैं, मतलब अनुपात जैसे दे रखा ना मैंने ऐसे, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा सामान्यतया, क्योंकि इसमें भी अनुपात में आएगा तो ऐसे आएगा, और इसमें आएगा तो अनुपात में इसमें ऐसे आएगा। इसीलिए मैंने अनुपात के टॉपिक को ज्यादा बड़ा उस पीछे इतना बड़ा नहीं बताया। अगर हम बेलन की बात करें तो सीधा सीधा बेलन के बारे में अपने को डायरेक्ट पता होना चाहिए। जो सिंपल सी शेप होती है अपन जानते हैं, ये रेडियस, त्रिज्या, ये त्रिज्या और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो उस केस में आपको इसमें जो ध्यान रखना है, सबसे पहले तो इसके आधार का क्षेत्रफल, और वो होता है πr²। आधार इसका वृत्ताकार है, ठीक है, इसलिए πr²। फिर बात करें इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, इसको भले आप CS से बोलते हैं ना, तो ये CSA लिख दो, तो ये होता है 2πRH, ठीक है, जिसमें दोनों वृत्त शामिल नहीं है। फिर तीसरा आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
ठीक है ना, वो होता है TSA, और इसमें क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, अब वास्तव में ये इसमें शामिल क्या क्या है, ऊपर का वृत्त, नीचे का वृत्त और वक्र पृष्ठ। ध्यान देना मैंने इस पूरे को, ये फॉर्मूला पूरा इससे बना है। ठीक है, तो टुकड़ों में ऐसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो कहेगा कि ढक्कन खुला है तो एक वृत्त हट जाएगा, फिर आपको ये लगाना पड़ेगा। अगर पूरा खुला है तो आपको ये लगाना पड़ेगा, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना होगा। फिर चौथा आता है आयतन, ठीक है ना, वॉल्यूम। तो V इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर त्रिज्या, एच इसकी ऊंचाई, बस आर और एच दे रखा हो इसमें, तो आप कर सकते हो। अब इसका भी सवाल जो आता है वो अनुपात के रूप में ज्यादातर पूछा जाता है। जैसे ये कहता है कि दो सिलेंडर है C1 और C2, और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो दे रखा है 2:1 है। ठीक है, ऊंचाइयों का अनुपात ये है, और इनके C1 C2 का अनुपात, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो इसमें अगर ये कहता है कि 4:9 है या 4, हाँ रहने दो, अब ये दे दिया, तो उस केस में ये कह रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वक्र पृष्ठ अपॉन वक्र पृष्ठ बराबर 2πr h अपॉन 2πr h 1 1 2 2। तो देखो C1 अपॉन C2, तो ये बन गया आपके R1 R2 H1 H2। अब आपके H1 H2 दे रखा इसमें, तो ये आप पुट कर दो, और ये 4 9, तो ये 4 अपॉन 9 इक्वल टू R1 R2 आपके इससे निकल जाएगा, और H1 अपॉन H2 क्या है 2 अपॉन 1, तो ये 2 से काट दो 2, तो ये आपके क्या आ गया R1 अपॉन R2 कितना आ गया 2 अपॉन 9 आ गया। ठीक है, अब इसका पूछा क्या इसने, आयतनों का अनुपात। तो आयतनों का अनुपात होता है पाई R1 स्क्वायर H1 अनुपात पाई R2 स्क्वायर H2। तो पाई से पाई तो कैंसल, ये बना आपके कितना R, इसको बटे में ले लो, R1 H1 अपॉन R2 H2, ये स्क्वायर स्क्वायर, आपके पास R1 R2 का अनुपात दे रखा है जो इसमें पुट कर लो, 2/9 का स्क्वायर, और H1 अपॉन H2 दे रखा आपके 2.1, ये इसको सोल्व किया, ये आयतनों का अनुपात आ गया। तो आपके इसमें आयतनों के अनुपात, या वो इससे उल्टा ही पूछ सकता है कि आयतन का अनुपात दे रखा है, आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो ये आप कैसे भी इसमें कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक सवाल अक्सर ये आता है, मतलब गोला बेलन शंकु का, तीनों का है, तो बाद में बात करूं मैं। तो ये आपके बेलन का मामला है। अब बेलन के बाद शंकु, तो ध्यान रखना इसमें सिस्टम जो बनेगा आपके उसमें, चलो मैं लिख देता हूं शंकु कोण। ठीक है, आपको पता है कि ये इस तरीके से बनता है शंकु। तो शंकु में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, तो आधार की त्रिज्या, ऊंचाई h और ढालू लंबाई l, जिसको स्लैंट हाइट कहते हैं। ध्यान रखना शंकु की बात जब अपन करें तो उस कंडीशन में हमें आर एल और एच के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया आधार का क्षेत्रफल, तो आधार तो इसके अंदर भी आपके पाई आर स्क्वायर ही होगा। वक्र पृष्ठ की बात करें तो इसमें पाई आर एल होगा। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा। और एक चौथा आयतन की बात करें तो ये हो जाएगा आपके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखना जो बेलन का आयतन था उसमें केवल ये 1/3 नहीं था, ओनली ये पाई आर स्क्वायर एच ही था। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका सवाल बना सकता है वो। ठीक है, कि बेलन का आयतन अगर 30 है तो शंकु का आयतन कितना होगा, तो 3 का भाग लग जाएगा 30 में, 10 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसमें ये तो हो गया। अब इसमें एक चीज जो है एल मेंशन नहीं हुआ, एल ढालू लंबाई है। तो देखो समकोण त्रिभुज तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये एल का मान आपको इससे निकालना है। ठीक है, और इसके लिए आपको ध्यान रखना एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, वैसे तो मैं त्रिभुज वाला जो टॉपिक है उसमें बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना एक समकोण त्रिभुज की बात जब भी आती है तो उसके लिए आपको ये संख्याएं ध्यान में रखनी है, 3 4 5। ठीक है,
6, 8, 10, तीसरा 5, 12, 13 और चौथा 7, 24, 25। अगर आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिस जिस सिलेबस में उसको पढ़ते हो तो एक समकोण त्रिभुज के लिए ये संख्याएं ध्यान रखनी। ये क्या है? ये लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण फिक्स है। मतलब एक समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण 25 है और ये आधार 7 है तो ये कितना होगा? लंब 24। ध्यान रखना है लास्ट की संख्या है ये कर्ण फिक्स है, केवल लंब आधार, लंब आधार, लंब आधार, लंब आधार ये अपनी जगह बदल सकते हैं। अगर ये 7 है तो ये होगा और ये 7 है तो ये होगा, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैं बता दूं आपको समकोण त्रिभुज में अगर ये 10 है, ठीक है, क्योंकि कर्ण की जगह बिल्कुल फिक्स है, कर्ण बदलेगा ही नहीं, लास्ट वाली संख्या कर्ण है। तो उस केस में अगर मान लो ये 5 है, 5 क्या ये अगर मान लो 6 है तो ये क्या होगा? 8। देख लो आप, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज, ये इसमें मैंने क्यों बताया? क्योंकि अगर इसमें ये देता है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या r आपके 7 सेमी है और ऊंचाई इसकी h बराबर 24 सेमी है, ठीक है, तो वो पूछेगा आपको कि इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? पाई आर एल। ठीक है, तो अब आपको पाई का मान तो 22/7, आर का मान आपके पास 7, लेकिन एल चाहिए तो एल के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आपको निकालना पड़ेगा, या तो इस मान रख करके। और अगर आपने ये 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसको बोलते हैं पाइथागोरियन संख्या याद रख ली तो आप डायरेक्ट एल का मान इसमें क्या रखोगे? 25। तो ये 7 से 7 कटा, ये गुणा किया और ये आंसर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अनुपात वाले सवाल भी आते हैं। ठीक है, फिर बात आती है इसमें, बस ये फॉर्मूले इसमें खास तौर से आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट की अब आता है गोला। तो गोले में सीधा सीधा वृत्त की तरफ लेता हूं और एक त्रिज्या हो जाएगी। तो गोले में सबसे पहली बात तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें टीएसए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4πr²। दूसरा आयतन हो जाएगा वॉल्यूम, वो हो जाएगा आपके 4/3 πr³। जो यहाँ 4 है इसके बटे में 3 लगा दो और ये 3 वापस 2 की जगह बिठा दो। ठीक है, 2 फॉर्मूले आपको इसमें ध्यान में रखने। और तीसरा आता है अर्धगोला। ठीक है, तो अर्धगोला जब आता है तब इसमें जो TSA आता है एक इसमें CSA भी होता है। तो TSA तो आपके हो जाएगा इसके अंदर, अगर CSA कहाँ लिखा मैंने, ये C, ठीक है, वक्र पृष्ठ। तो देखो TSA जो अगर करेंगे तो इसमें आएगा आपके 3πr² और CSA में आएगा ओनली 2πr²। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्धगोला जो बनेगा आपका वो इस तरीके से बनेगा नंगाड़े की तरह। ठीक है, तो उस केस में आपके वक्र पृष्ठ तो केवल यही होगा, तो ये इसमें 4πr² का आधा हो जाएगा 2πr²। लेकिन अगर CSA की बात, मतलब CSA तो हो जाएगा और TSA करोगे तो इसमें एक ये वृत्त और आएगा, तो इसलिए ये 3πr² बन जाएगा। ये ध्यान रखना। और इसके अंदर भी जो सवाल बनते हैं सेम ऐसे ही बनते हैं कि अगर एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल A1 और A2, मतलब 2 गोले हैं, उनके अनुपात अगर मान लो 25 और 16 के अनुपात में है तो उनके आयतनों का अनुपात निकालो। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि ये पृष्ठ क्षेत्रफल है तो 4πr1² अपॉन 4πr2², 25/16, तो ये r1/r2 ये तो कैंसिल हो गया, r1² हटेगा तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आयतन है तो ये हो जाएगा 4/3 πr³ अनुपात 4/3 πr³ 2, तो ये फाइनली क्या बना, r1³ अनुपात r2³, तो ये 5 का क्यूब अनुपात 4 का क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब कितना 125, 4 का क्यूब कितना 16 चौके 64। तो ये ऐसे अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। तो गोले के सवाल ऐसे आएंगे। अब मैं बात करूं जब कभी इसमें मिक्स में जो सवाल आते हैं, ठीक है, यानी गोले को बेलन में बदला, ध्यान रखना, तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन हो जाएगा।
ठीक है, ये सूत्र आप डायरेक्ट पहले लगा देना, पाई से पाई कट जाएगा और इसमें आर आर और एच तीन चीजें हैं, तीन में से दो दे रखी होगी, एक निकालनी होगी। अगर वो घनाभ को बदलने की बात करता है शंकु में, है ना, शंक्वाकार आकार में कोई वस्तु है, उसको किसी और आकृति में डाला शंकु के आकार में या घनाभ के, तो घनाभ का आयतन तो हो जाएगा आपके L इंटू बी इंटू एच, और शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये एच, ध्यान रखना दोनों में एच अलग अलग होगा। तो आपको इससे जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदलने की बात करें, डालने की बात करें, माउल्ट करें, ठीक है, तो उस समय उनके आयतनों के सूत्रों को बराबर करना, ताकि आपका काम इजी हो जाएगा। तो बेलन, घनाभ, गोला, शंकु, सबके सवाल इसी तरीके के आपके बनेंगे। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका सीईटी का, जो कि अदर एग्जाम में भी शामिल है, वो है कार्तीय तल। सीधी सीधी बात करें, ये है आपके निर्देशांक ज्यामिति 2D का पार्ट है 10th लेवल का। देखिए इसमें कार्तीय तल का मतलब ये हुआ कि आपके जो एक्सेस बनते हैं, इसमें x डेज y डेज, ये मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक O जो होता है उसके 0 0 होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें आपके x भी प्लस का और y भी प्लस का, या x माइनस का और y आपके प्लस का, इसमें दोनों माइनस के होंगे, और इसमें आपके x तो प्लस का और y माइनस का होगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना, ये कहलाता है कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन। अब मैं सीधा सा जाता हूँ, आपका इसका जो मेन टॉपिक है पहला, इसमें आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी a और b, अगर बिंदु x1 y1 और ये x2 y2 है, तो आपके ये कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र, और वो कहलाएगा आपके x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इसका रूट। ठीक है, अब इसमें अगर आप बिंदु मान लो यहाँ पर 2 3 और 1 4 अगर दे दे, तो फिर यहाँ ये a b कितना हो जाएगा, x2 यानी कि 1, y1 यानी कि x1 यानी कि 2 होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये √2 हो जाएगा। बस ये ए बी आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी, ये आपके इसमें डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब दूसरी बात आती है अब कि जो आपके विभाजन सूत्र है, विभाजन सूत्र ध्यान देना, जैसे कोई लाइन है ए बी और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और b के x2 y2 है, और इस लाइन को, इस रेखाखंड को कोई बिंदु r जो है x y, अगर वो m1 और m2 अनुपात में बांटे, ये रेशो ध्यान रखना, m1 m2 डिस्टेंस नहीं है, अनुपात है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके इस r के निर्देशांक जो होंगे x y, ठीक है, तो इसके लिए खास बात क्या है, यहाँ आपको x और y के मान लिखने हैं। तो x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ध्यान देना। मैं इसको लिखता हूँ mx प्लस mx और m प्लस m, my प्लस my अपॉन m प्लस m। अब इसमें क्या करना आपको, सीधा सा 12 21 12 12 21 12, ये आपके x का मान तो है, ये y का मान है ये। ठीक है, ये कहलाता है आपके अंतः विभाजन का फॉर्मूला। अगर यहाँ पर बाह्य विभाजन की बात करें, क्योंकि आपके दोनों ही सिलेबस में है, तो आपको ये जहां जहां प्लस लग रहे वहां माइनस लगा देना। ठीक है, ये 4/1 2 3 4, ये चारों जगह आपके क्या लग रहा है, प्लस, तो आपको माइनस कर देना, किसके लिए, बाह्य विभाजन के लिए। अब एक बात है, इस पर जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता, देखो, जैसे अगर ये बिंदु r m1 और m2 बांटा, लेकिन अगर ये बिंदु a और b के सेंटर में आ जाए, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट।
m यानी कि इसको अपन ने r लिखा है, ये मिड पॉइंट हो गया है। तो उस कंडीशन में आपके दोनों बिंदुओं को जोड़ के आधा कर लेना है, ये आपके मध्य बिंदु सूत्र बन जाएगा। और इस पर जो सवाल बनेगा वो क्या बनेगा, देखो वो क्या बनेगा, एक वृत्त है, इस वृत्त के व्यास के सिरे आपके दे रखे हैं 2, 3 और 2 या 4 और 5। ये पूछेगा कि वृत्त के केंद्र के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो केंद्र तो इस व्यास के सेंटर में ही होगा, तो ये मध्य बिंदु लगा दो, 2 और 4 6 का आधा 3 और 3 और 5 8, 8 का आधा 4। तो ये केंद्र के कोऑर्डिनेट आ गए। दूसरा, इसी को ये इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अगर केंद्र इसका मान लो 3 4 है और व्यास का एक सिरा अगर 2 3 है तो दूसरा सिरा क्या होगा, वो भी आपको इससे करना है। 2 + x/2 = 3 क्या बन जाएगा, 2 + x/2 = 3 और 3 + y/2 = 4। बस इनको हल कर लो x और y के मान, तो आपके ये 4 और 5 आ जाएंगे। तो ये मध्य बिंदु फॉर्मूला इसी से बनाए, विभाजन सूत्र से, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन से। दूरी सूत्र मैंने बता ही दिया। एक इस पर और बनता है कि जब कभी ये R जो है, मान लो ये भी R बिंदु अगर आपके x अक्ष पर आ जाता है तो उस कंडीशन में आपके ये टर्म पूरी की पूरी क्या बन जाती है, 0, जिसकी जरूरत पड़ेगी। यानी कि ये 0, तो आपको इसको हल करके और आपको m1 m2 के मान निकालने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर ये बिंदु R y अक्ष पर है तो उस कंडीशन में आपका ये जो टर्म है पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको 0 के बराबर रख करके और आपको इनमें m1 m2 की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल पे भी जा नहीं पाऊंगा समय कम होने से। देखो, समतलीय आकृतियों में वृत्त तो मैं ले चुका हूं, ठीक है। अब इसमें मैं सबसे पहला लेता हूं त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज यानी कि सबसे पहले मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमारे पास में अलग अलग कंडीशन है। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो तो उस समय अपन हीरो सूत्र यूज करते हैं, बी और चलो इसको सी लिख देते हैं, समान भी हो सकती है। तो उस समय आपके जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो s × s - a s - b s - c और इसका रूट होगा, जहां s क्या है, अर्ध परिमाप त्रिभुज का, ठीक है। और ये s बराबर होगा a + b + c/2, ठीक है। एक तो हमारे काम आता है ये, और दूसरा जो हमारे इसमें काम आता है वो आता है जब त्रिभुज की आधार दे रखा हो बेस और ऊंचाई h दे रखी हो, तो उस कंडीशन में एरिया हो जाता है 1/2 आधार × ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के अपन ये 2 सूत्र ध्यान में रखेंगे। अगर ये समबाहु त्रिभुज हो तो यहाँ ए बी सी की जगह सब जगह आपको ए जो समान हो वो पुट कर देना है। फिर तीसरी बात आती है इसका त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। तो देखो परिमाप तो आपको सीधी सी बात है, बैठ दे रखा ये तीनों भुजाओं को अगर जोड़ोगे तो वो परिमाप हो जाएगा, और इसको लिखा जाता है 2s से, ठीक है, इस हिसाब से। बाकी आप पेरीमीटर कुछ भी लिखो, परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं। तीनों भुजाओं को जोड़ने से उसका परिमाप आ जाएगा। अब एक खास बात, अगर आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ध्यान देना, तो उस केस में क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो वही लगेगा, ठीक है। ये वाला 1/2 आधार × ऊंचाई, ये आधार ये ऊंचाई। लेकिन इसमें कुछ चीजें और आ जाती है। एक इसमें खास तौर से आपको मालूम होगा पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें आपको मालूम है कि आधार लंब और कर्ण, यानी कि इसमें ये फॉर्मूला बन जाता है
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है और इसमें मैं साफ साफ कह देता हूं कि संख्याएं आपको 3, 4, 5 याद रखनी है। 3, 4 मतलब ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। ये लास्ट वाली हमेशा ही कर्ण होगी, भले ही आप करके देख लो। आप जो 3 का स्क्वायर इसमें रखो, ठीक है, लंब यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार का स्क्वायर 4 चौक 16, फिर कर्ण इसका स्क्वायर 25। देख लो इन दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा है। तो ऐसे ही आपको डायरेक्ट ये संख्या याद रखनी है कि 3, 4, 5 एक समकोण त्रिभुज की संख्याएं हैं, जिसमें लास्ट वाली संख्या हमेशा कर्ण रहेगी। 3, 4 आपस में चेंज हो सकते हैं। ऐसे ही 6, 8, 10, फिर ऐसे ही 5, 12, 13 और चौथा आपके आता है 7, 24, 25। इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है? देखिए ये आपके समकोण, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज को अगर मैं, जो आपका समकोण त्रिभुज है ये वाला, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, मैं इसको क्या करता हूं, इसकी इस ऊंचाई के सापेक्ष इसको रिवॉल्व कराऊंगा। रिवॉल्व कराऊंगा तो ये ऐसा शंकु बन जाएगा, और शंकु बन जाएगा तो उस केस में ये आपके कर्ण क्या बन गया, ढालो लंबाई, ये आपके ऊंचाई h है, ये त्रिज्या r बन जाएगी। तो शंकु के अंदर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी इन डिजिट्स की, क्योंकि वो शंकु का आयतन पूछता है या वक्र पृष्ठ पूछता है। जैसे शंकु का मान लो ये पाई आर एल क्या है, वक्र पृष्ठ है इसका सी से। अब उसमें आर मान लो, इसमें आर देता है वो 7 सेमी, ठीक है, और ऊंचाई इसकी 24 सेमी है। ध्यान से देखना, ये आपका जो शंकु बना है, ठीक है, ये 7 सेमी और ऊंचाई अगर इसकी 24 सेमी, तो ये कितना होगा 25। डायरेक्ट ही आपको पता होना चाहिए इससे। तो इसलिए इसको याद रखना ताकि आप यहां मान रख करके जल्दी से सॉल्यूशन निकाल सको। तो समकोण त्रिभुज में आपको ये वाली बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय की। तो ये तो हुआ समकोण ये त्रिभुज का, ठीक है। अब मैं बात करूं कि आयत, ये आपके हो गया आयत, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। ध्यान देना इनके गुणधर्म का थोड़ा सा इसको समझ के काम करना पड़ेगा। वहां क्वेश्चन थोड़ा ऐसे आता है इनकी अंडरस्टैंडिंग बेस पर। तो इसमें अगर क्षेत्रफल की बात करूं मैं, तो लंबाई इंटू चौड़ाई आप जानते हो। परिमाप की बात करूं अगर पेरीमीटर की, तो आपको मालूम है 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसमें अगर ये विकर्ण पूछ रहे, विकर्ण मान लो पूछे, तो इसका डायगोनल क्या बन जाएगा, इसका d इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो ये आपको खाली आयत से संबंधित चीज ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन आजकल मिक्सअप आता है, ठीक है। मिक्सअप कैसे? जैसे मैंने यहां पर बताया, ये मैंने बताया कि एक समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के रेस्पेक्ट रिवॉल्व कराया था। जिस तरीके से समकोण त्रिभुज को रिवॉल्व कराया इस ऊंचाई के रेस्पेक्ट इस तरीके से, तो ये हमारे क्या बन गया, शंकु। तो वो कहेगा कि उस ऊंचाई के रेस्पेक्ट रिवॉल्व कराने से जो आकृति बनेगी उसका आयतन क्या होगा, वो ये पूछेगा। तो कोई खास बात नहीं, उसमें आपका ये जो आधार था ये त्रिज्या बन जाएगी, जो ऊंचाई थी जिसको लंब कह रहे थे ये ऊंचाई हो जाएगी। तो आयतन क्या होता है शंकु का, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आर और एच का मान यहाँ रख दो, ये आ जाएगा। अब सेम ऐसे ही आयत है, तो आयत के लिए ध्यान रखना, ये आपका आयत, ठीक है, ये कह रहा है कि इस आयत को इसकी लंबाई के सापेक्ष, लंबाई के परितः रिवॉल्व कराया जाए, इससे जनित ठोस घनाकृति का आयतन क्या होगा। तो इसको अगर घुमाओगे तो ये इधर ऐसी बन जाएगी इस तरीके से, है ना, ये वाली। तो ये आपके क्या बन गया, देख लो क्या बन गया, बेलन बन गया। और बेलन का आयतन क्या होता, पाई आर स्क्वायर एच। अब आर क्या है, आर इसकी जो लंबाई, और एच क्या है, इसकी जो लंबाई थी वो चौड़ाई हो जाएगी, आर तो इसकी चौड़ाई होगी त्रिज्या। तो ये डायरेक्ट मान इसमें पुट करके आपको उसका आयतन निकालना पड़ेगा, खाली पाई से गुना हो रहा है। तो ये इनका उपयोग है, ऐसे आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। समतलीय आकृतियों में त्रिभुज और मैंने ये
ये ले लिया घना, ये अपने भी क्या कहते हैं आयत। फिर इसी में अगर वो अपने ये ले ले वर्ग, तो वर्ग के लिए सीधा सा क्षेत्रफल आपके क्या बन जाएगा, भुजा स्क्वायर, और परिमाप क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा, सीधी सी बात। ठीक है, ये खास बात हो गई। अब इसमें कुछ चीजें और आती है। में हमने भी जो एक आयत पढ़ा था, ठीक है, ये आयत, अब इस आयत को क्या किया कि ये जो पॉइंट है इस साइड को रिजिड कर दिया और यहां से किक लगाई, तो ये आपके सीधा सा क्या बन गया, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो उस केस में फर्क क्या पड़ा देख लेना कि इसमें और इसमें ये एंगल बदल गए, लेकिन सम्मुख कोण तो इसमें जो बराबर होंगे ही होंगे, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसमें आपके क्या बन जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल निकालोगे समांतर चतुर्भुज का, तो इसमें क्या बन जाएगा आपके ये आपके सेम वही जो लंबाई इंटू चौड़ाई था, वो इसमें आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा परिमाप वही सेम, चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। एक तो बात याद रखनी, दूसरी अगर आपका वर्ग था जो इसमें इस साइड को रिजिड किया, नीचे वाली को बेस को, और इधर एक फोर्स लगाया एफ, ठीक है, तो उस केस में ये सीधा इस तरीके से आपके बन जाएगा। देख लो, तो ये आपके क्या बन गया, रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज। ध्यान देना, अभी समचतुर्भुज पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये इसका बेस है। अब इसमें क्या होता है कि इसके जो विकर्ण है ना, ये विकर्ण जो है हमेशा समकोण पर बाइसेक्ट करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का एक सूत्र तो आपको ध्यान में रखना है, एरिया का आधार इंटू ऊंचाई। अगर ये ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, जैसे इसके अंदर ये ऊंचाई है ना, वैसे ये ऊंचाई, ठीक है, तो एक तो गया ये, और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये विकर्ण इंटू ये विकर्ण। अब इसमें विकर्ण समकोण पर काट रहे हैं, ध्यान रखना। मैं प्रश्न जो बनता है इसके अंदर वो ऐसे बनता है जैसे ये आपके अपने समचतुर्भुज हो गया रोम्बस, तो ये आपका विकर्ण एक विकर्ण ही है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि विकर्ण D1, ये वाला D1 ये आपके दे रखा है 12 सेमी, और विकर्ण D2 दे रखा है आपके 16 सेमी। ठीक है, तो उस केस में आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया तो हो जाएगा, एरिया तो 1/2 कर लोगे, लेकिन अगर इसके अंदर परिमाप पूछा, पेरीमीटर, तो क्या करोगे, परिमाप के लिए आपको क्या चाहिए, चारों भुजाओं का योग चाहिए, यानी आपको ये निकालना पड़ेगा भुजा। तो आप देखो कि इसके जो विकर्ण है वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये पूरा अगर मान लो 12 है, ठीक है, इसको 16 कर लेना है, छोटे बड़े कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये पूरा 12 है, तो ये आपके 6 हो गया आधा। ठीक है, और ये पूरा अगर 16 है तो ये 8 हो गया। अब ये समकोण है, तो मैंने अभी भी बताया एक समकोण त्रिभुज में ध्यान रखना 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25 और 3, 4, 5। तो देख लो ये वाला लग रहा है इसके अंदर, तो ये 10 हो जाएगा। जैसे 10 हुआ तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 40। तो ये आपको इसमें इसे ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है समलंब चतुर्भुज। ये आपके ट्रेपेजियम कहलाता है, और समलंब चतुर्भुज पर भी अक्सर प्रश्न पूछा है। या तो ये इस तरह की कार होगी, ठीक है, या ये इस तरह की कार होगी, मतलब जीप, और या फिर ये इस तरीके की कार भी हो सकती है। ठीक है, जीप और कार समझ लो, दो तरफ होते हैं ना ये। अब समलंब चतुर्भुज की एक खास विशेषता है कि भुजाओं का एक जोड़ा L1 और L2 ये हमेशा पैरेलल होना चाहिए। ये इसकी
मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो आपसे पूछा जाए कि ये आयत एक समलंब चतुर्भुज है या नहीं है, और वर्ग एक समलंब चतुर्भुज है कि नहीं है, अगर सम चतुर्भुज और समान चतुर्भुज ट्रेपेजियम है कि नहीं तो है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2, और ये मान लो अगर समांतर भुजाएं L1 L2 हो गई, ठीक है, तो मैं इसको भले आप इसको A और B लिख दो, न ऊंचाई H मान लो, तो ये समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ये आपके इसमें काम आएगा। एक बात बता दूं, ध्यान रखना, इस पर जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, ये आपके 12 सेमी और ये आपके 18 सेमी है, ठीक है, केवल 2 ही भुजाएं दे रखी है। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इसमें एक काम और वो करेगा, जैसे 1 मिनट के लिए एक काम और करेगा वो, कि ये वाली और ये वाली साइड वो जरूर दे देगा, ठीक है, ये वाली भी चलो दे दी और ये साइड और दे देगा, मान लो कुछ कह दे कि ये दोनों बराबर है, बराबर है, और कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो उस केस में आपको लंब डालना, पूरी 18 है, ये आपके 12, तो ये और दोनों मिला कितनी 6 बची, तो ये 3 हो जाएगी, ठीक है। अब ये 3 हो गई, ठीक है, तो उस केस में ये आपके x हैं, ठीक है, और हो सकता है वो इसमें ऊंचाई दे दे, ठीक है, एक और जरूरत पड़ेगी, तो उस समय आप x निकाल सकते हो, या x दे दिया तो h निकाल सकते हो। अगर वो कह दे कि ये आपके 5 सेमी है, तो h कितना होगा बताओ, कितना होगा? अरे समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये बोरान देखो 3 4 5, तो देखो ये 3, ये कर्ण 5 है, तो ये h कितना होगा 4। तो ये इसमें आपके समतलीय आकृतियों में आपको इतना सा काम करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं से संबंधित जो अवधारणा है, जिसमें खास तौर से कोण और उनके माप की बात कर रहे हैं। यहाँ एक रेखा मैंने इस तरीके से ले रखी है, तो सबसे खास बात क्या है इस रेखा पर, कि अगर ये बिंदु A और B है, ये अगर O है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोण 180 होगा। एक सरल रेखा, ठीक है, हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है, आधा चक्र। अब यहाँ क्या है कि मैं इसमें 2 रेखाएं इस तरीके से बना लेता हूं, ठीक है। तो उस केस में देखिए यहाँ पर अगर ये वाला कोण सपोज 30 डिग्री है, ठीक है, तो उस केस में ये वाला कोण हो जाएगा इसका कितना 150 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। अब ये भी तो एक रेखा है, ये भी तो एक रेखा है, तो ये 30 डिग्री है, तो इधर ये वाला भी 150 होना चाहिए। फिर ये एक रेखा, तो इधर ये 150 है, तो ये बाकी बचा ये 30 होना चाहिए। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको कोण के बारे में, इसको कहते हैं लीनियर पेयर। अब हम बात करें कि अगर 2 रेखाएं इस प्रकार से चलती है और एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये ऊपर वाला कोण और ऊपर वाला कोण दोनों बराबर होते हैं। ये अगर x है तो ये भी x होगा। किस नियम से? ये कहलाता है संगत कोण। ठीक है, तो देख लो, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी आपके 30 हो जाएगा। ये ऊपर का कोण अगर y है तो ये वाला भी y कोण हो जाएगा। किस नियम से? संगत कोण से। ठीक है, तो देख लो, ये 150 है तो ये वाला भी आपके कितना हो गया 150। ठीक है, अब अगर मैं नीचे से लेता हूं, इधर से, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी संगत कोण है। अगर ये z है तो ये भी z हो जाएगा, सेम संगत कोण। तो देख लो, ये 150 है तो ये भी आपके 150 हो जाएगा। ऐसे ही इधर की बात करूं तो ये अगर t है तो ये भी t हो जाएगा संगत कोण। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। ये आपके इसमें संगत कोण और समांतर रेखाओं का संबंध है। संगत कोण के लिए समांतर रेखाएं होना जरूरी है, ध्यान देना। जब तक कि ये L1 और L2 क्या हो, पैरेलल। ठीक है, ये L, ये L1, तो L पैरेलल टू L1। अब इसमें अगर Z की आकृति बनती है और इसमें अगर ये रेखा
T1 और T2 समांतर है, ठीक है, तो जेड की आकृति में हमेशा बनता है समान कोण, ये x तो ये भी x, इसको कहा जाता है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो देख लो आप, ये जेड बन रहा है तो ये 30, उल्टा जेड बन रहा है तो भी ये एकांतर कोण होगा, ठीक है। फिर अगर दो रेखाएं काटती है इस तरीके से, तो जो अपोजिट साइड में होते हैं, ये अगर मान लो 25 है तो ये भी 25 होगा, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, बराबर होते हैं। तो देख लो, ये 30 है तो ये भी 30 है शीर्षाभिमुख, ये 150, ये भी 150, तो ऐसे नीचे भी देख लो, तो ये कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण। तो इधर वाला भी हो जाएगा बराबर, ये 25 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, आप बताओ, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। अब कितना होगा आप निकाल के बताना, मैं इसको जेड नाम दे रहा हूं, आपको बताना कमेंट करके कितना होगा। तो ये कोणों के बारे में बेसिक जानकारी, ठीक है। अब जैसे मैं एक सवाल लेता हूं, ये इस तरीके से, ठीक है, ये रेखा L1 L2, मान लीजिए L1 समांतर है L2 के, ठीक है, और ये कह रहा है कि ये कोण आपके 110, ये आपके 130 डिग्री है, ठीक है, और ये कह रहा है कि ये आपके है P और ये है आपके Q, ये है R। आपको कोण X ज्ञात करना है, तो क्या करोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। बस ये 110, तो ये अंदर वाला कोण कितना होगा, लीनियर पेयर 180 में से घटा लो तो ये बन जाएगा कितना, 70। ये 130, तो क्योंकि ये और ये समांतर हुई, तो जो 130 है तो ये भी 130 हो गई, ये 130, तो ये अंदर वाला कितना होगा लीनियर पेयर से, इस नियम से कितना होगा, ये हो जाएगा 50। अब एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता, 180 डिग्री, तो ये 70 प्लस 50 प्लस C 180, तो ये 7 5 12, तो 180 माइनस 120, तो C कितना आ गया, 60 डिग्री, ये आंसर। ऐसे आपको सवाल करने आने चाहिए। आपको ये देखना कि समांतर रेखा कहाँ बन रही है, समांतर रेखाओं के साथ ही ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। ये तो हुआ इसका। एक टॉपिक और है आपके, वो है डी पाई बराबर 180 R वाला। क्या है आपको पता है, ये डी मतलब आपके ये बन जाएगा डिग्री और R मतलब है ये रेडियन, ठीक है। डिग्री को रेडियन बदलना, अगर आपके डिग्री दे रखा है 30, ठीक है, तो आपको R का मान निकालना होगा, ठीक है, रेडियन में। तो यहाँ 30 लिख दो, पाई बराबर 180 R, ये R बराबर 30 पाई बटा 180, हल करोगे तो पाई बाई 6 रेडियन बन जाएगा। छोटा सा C लिख दिया मैंने यहाँ कंधे पे, वो ये कहलाता है रेडियन, ठीक है। ऐसे अगर मान लो आपको D निकालना हो, R दे रखा हो, तो अब की बार ये बटन चला जाएगा पाई, सीधी सी बात। तो आप बताना देखें कि अगर मान लो रेडियन का मान है पाई बटा 3, ठीक है, तो इसमें डिग्री कितना होगा आप बताना, बताओ कमेंट करके क्या होगा, पाई बाई 3, इसमें रख के पता करना है। वैसे कुछ नहीं करना, सीधा सा आप 180 में 3 का भाग लगा दो, 60 डिग्री, ये आ रहा आपके भी। बस एक ये पोर्शन आपको और इसमें ध्यान रखना होगा। वृत्त में गुणधर्म है, पहला जो गुणधर्म आपको ध्यान में रखना है, एक वृत्त जो होता है, उस वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जो होता है OP, वो इस जीवा को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब ये हो गया कि अगर ये लंब है तो उस केस में आपके AP बराबर PB होगा, ठीक है। अब अगर इसमें ये कहा जाए कि ये आपका सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर ये है और जीवा AB की लंबाई आपके दे रखी है 6 सेमी, ठीक है,
और जो लंब की लंबाई है OP वो दे रखी है आपके 4 सेमी। ये लंब की लंबाई OP 4 सेमी है। तो ये कह रहा है कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगी। अब इसने घुमा दिया। कैसे? आपको मालूम है कि ये इसने पूछा है और ये लंब है तो समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये AB पूरा 6 सेमी है तो ये 3 3 हो गया और लंब आपके 4 है तो समकोण त्रिभुज बन गया। अब आप बताओ ये त्रिज्या OA कितनी होगी? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वही चारों युग्म 5 12 13 7 24 25 6 8 10 और एक और कौन सा है जो यहाँ काम आ रहा है। ठीक है, तो इससे आप त्रिज्या निकाल सकते हो। दूसरी बात जो आती है वो है कि एक वृत्त होता है, इस वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी की जीवाएं हमेशा बराबर लंबाई की होती है। ठीक है ना? कैसे? ये O है तो जैसे ये और ये लंब, ठीक है, ये इसमें P लंब, ये Q। अगर आपके OP इक्वल टू OQ यदि शर्त है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जीवाओं की लंबाई भी बराबर होगी और वाइस वर्सा दोनों तरफ से चलेगी। ये है तो ये होगा और ये है तो ये है। ठीक है, फिर तीसरी बात आती है इसमें कि एक अर्धवृत्त ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो अर्धवृत्त में बनने वाला कोण हमेशा समकोण होता है। ठीक है, यानी कि ये आपका सर्कल, ठीक है, जैसे ये इसका व्यास, तो ये आपकी जो त्रिभुज बन रहा है ये समकोण बनेगा। ठीक है, ये A B और ये P। अगर ये P यहाँ आ जाता है तो ये ऐसे बनेगा, तो ये भी समकोण। अगर ये P यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो ये भी समकोण ही होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर चौथी बात जो आती है वो आपके एक सर्कल है जैसे, तो केंद्र, ठीक है, ये आपका केंद्र, तो उस केस में ध्यान रखना होगा ये वाला कोण अगर x है तो ये हमेशा ही 2x होगा। इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन पूछा गया है और इस पर अक्सर वो पूछता है, ध्यान रखना। ठीक है, भले ये शिफ्ट होकर कहीं भी चला जाए तो भी आपको इसको ठीक से स्टडी करना है। ठीक है, फिर बात आती है पांचवा, एक बच्चा आपके ये वाला एक वृत्त है और कोई जीवा ले लो, केंद्र इसका ही है। अब इस जीवा से जितने भी कोण बनते हैं ऊपर, वो कोण यानी एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो ये x है तो ये भी x होगा। अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाए तो ये भी x ही होगा। और ये किसके जैसा है इनमें से? क्योंकि ये जीवा सेंटर पर है तो इसलिए ये 90 डिग्री हो गया, लेकिन यह सेंटर पर नहीं है, जीवा दूर है और इसलिए ये कोण समकोण तो नहीं होंगे लेकिन सब होंगे बराबर। फिर एक फाइनल और आता है कि एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर अगर कोई चतुर्भुज बना है तो उस कंडीशन में इसको कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता क्या है? ABCD, इसमें सम्मुख कोण जो है ना वो संपूरक होते हैं, मतलब आमने सामने के कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। ये इसकी मैंने खास प्रॉपर्टी जो है आपको बता दी है वृत्त से संबंधित, तो आपको इनको ठीक से स्टडी कर लेना है। देखिए अब जो आ रहा है एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको इसमें बड़ा में से ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें दे रहा हूं, बस वो कंप्लीट करना है। वो है, मैंने क्या लिखा, x बार m और z, मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। वैसे देखिए आपके फॉर्मूले, ये है माध्यिका, तो माध्य के अलग अलग फॉर्मूले हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी मैं FI अपॉन सिग्मा FI एक लिख देता हूँ। सभी इसमें जरूरत नहीं, फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। फिर माध्यिका की बात करें m, ठीक है, तो इस केस में आपके ये माध्यक या माध्यिका बोलते हैं इसको, मीडियन, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला आपके L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H है। और तीसरा आपके बहुलक का फॉर्मूला, ये बहुलक का है, ध्यान रखना,
ठीक है ना। ये तो आपके क्या है, माध्य, ये है माध्यक, और ये क्या है, बहुलक, ठीक है, जेड। अब आपको ध्यान रखना जेड इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस एफ माइनस एफ अपॉन 2f माइनस एफ इंटू एच, ठीक है, 1 0, और ये आप कर दो 120, ठीक है, भले 102 भले 120, ये आपकी जेड का फॉर्मूला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ये फॉर्मूले याद करने नहीं बैठना है, मैं आपको केवल 2 ही सवाल बता रहा हूं, 2 जिनको आप ठीक से समझ लेना। एक तो मैं बात करूं कि माध्यक, इस पर सवाल बनता है, माध्यक पर वो सवाल क्या बनता है, वो कहता है कि 2 3 4 5 3 8 7 का माध्यक ज्ञात करो। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको सीधा सा आरोही क्रम में जमा लेना है, 2 3 3 4 5 और 7 और 8 आरोही क्रम में जमा लिया। एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, फिर एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, फिर एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, लास्ट में क्या बचा, यही आपके माध्यक है, 4 आंसर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें एक कंडीशन आ सकती है, बताओ क्या आ सकती है, बीच में 2 संख्याएं भी तो बच सकती है। अगर 2 बचे तो आपको उन दोनों को जोड़ के आधा कर लेना, वो ही आपके एम हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बस माध्यक का सवाल इसी पर पूछा गया है आज दिन तक। फिर मैं जो सवाल पूछा गया सबसे इंपॉर्टेंट, माध्य माध्यिका बहुलक का नाम जब भी आता है तब वो इस फॉर्मूले के पीछे पड़ जाता है, जेड बराबर 3m माइनस 2x बार, जेड बहुलक, एम माध्यक, x बार माध्य। इन तीनों में से आपको कोई भी 2 दे रखा होगा, एक निकालना होगा। भैया ठीक से पढ़ के चले जाना, मैं सवाल नहीं करा रहा हूं। कराना क्या है, मान लो अगर इसमें x बार दे रखा है 3, ने m दे रखा है 4, ठीक है, तो जेड क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 यानी कि 12, और 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो 6 आ गया। अब हो सकता है वो इधर जेड दे दे, इधर एम पूछ लेते, इनको शिफ्ट कर देना, साधारण समीकरण यूज करना है और इससे करना है। तो माध्य माध्यिका बहुलक में आपको यही करना है। एक, इस बहुलक का उपयोग कहाँ होता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, कपड़ों की क्वालिटी देखने में ये यूज होता है, इसका प्रश्न पूछा गया है। तो फिर माध्यक का कहाँ होता, बहुलक का तो इसमें हो गया, मौसम के पूर्वानुमान में इसमें। ध्यान रखना माध्यक का उपयोग होता है आपके जियोमेट्रिक गणनाएं जो होती है ना, ज्यामितीय गणनाएं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, जैसे जनसंख्या हुआ, ये ऐसे चीजों की गणनाएं करने में आपको माध्यक की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और माध्य तो एक कॉमन बात है, सब जगह अपन कहते हैं कि एवरेज निकाल लो, एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के मापने से आपको इतना सा पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एक बात बता दूं, क्योंकि ये वीडियो आपको एक पेपर सीटी का होने के बाद मिल रहा है, तो आपको बता दूं कि जो पेपर में सीटी के पेपर में जो पूछा है इस फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं मैथ्स के बहुत कम पूछे हैं, फिर भी जो टॉपिक उसमें यूज कर लिए गए हैं और जो टॉपिक छोड़ दिए गए हैं, आपको ये तय करना है कि अब आपको जो छोड़ दिए उसको ठीक से स्टडी करना है या पूछ लियो।